अब जो तुम्हारी 5th यूनिट है, लास्ट यूनिट है ये, लास्ट यूनिट में आता है ग्रामीण सामाजिक समस्याएं, रूरल सोशल प्रॉब्लम। सेकंड, जब तुम 4th सेम में थे या सेकंड ईयर में थे तब हमने सामाजिक समस्याएं पढ़ा था। सोशल प्रॉब्लम्स, देखिए सबसे पहले मैं इसको डिफाइन करूंगी। सोशल प्रॉब्लम देखो, सोशल को भी हटा दो, अगर हम प्रॉब्लम की बात करें यानी समस्याएं, समस्या कभी तुमने फेस की है? गंगा, फेस की है बेटा तुमने? बता कौन कौन सी, कोई बताने लायक हो तो बता दो, क्योंकि हम पढ़ाई को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाते हैं, ठीक है, जिससे ये हमें पूरा टॉपिक समझ में आ जाए। जैसे हाँ बिल्कुल बेटा, तू बता। कभी पैसे की समस्या, बिल्कुल। कभी कभी क्या होता है, फॉर्म भरना है पैसे नहीं है, किताबें खरीदनी है पैसे नहीं है, कहीं जाना है तो साधन नहीं है, बस नहीं है, ऑटो नहीं है यहाँ पर। और पहाड़ों पे तो मैं देखती हूँ असंख्य समस्याएं मौजूद हैं। समस्या कहती है प्रॉब्लम, जो हम कम कार्य करने में असमर्थ होते हैं। अब आ जाओ सामाजिक समस्याएं। सामाजिक समस्याएं कहते हैं जो हमारे समाज की समस्याएं हैं। समाज की समस्याएं निर्धनता, बेरोजगारी, ठीक है, बाल मजदूरी, दहेज, महिलाओं की समस्याएं, बहुत सारी समस्याएं। लेकिन आज हम बात करने जा रहे हैं ग्रामीण समाज की प्रमुख समस्याएं। ये आपकी यूनिट 5 है, आपकी लास्ट यूनिट है, यूनिट 5 ना, यूनिट 5। इस यूनिट 5 में क्या है? ग्रामीण सामाजिक समस्याएं। देखो, सामाजिक समस्याएं एक जैसी होती है, लेकिन कहीं ना कहीं आज अगर हम देखें, कहीं ना कहीं ग्राम जो है नगरों से थोड़ा अलग है। अगर मैं तुमसे कहने लगूं, क्या गांव में गंदी बस्तियां पाई जाती हैं, स्लम्स जिसे हम कहते हैं? नहीं, क्योंकि स्लम्स तो कहां पाई जाती है? नगरों में, दिल्ली में, मुंबई में उनको चौल बोला गया है। मैं तुम्हें सिर्फ समझिए मैं कहाँ जा रही हूँ, ठीक है। फिर अगर मैं कहने लगूं कि गांव में कभी तुमने चैन स्नेचिंग, छीना झपटी, ये सब देखा है? सुना भी नहीं। कोई छीन के झपट के जाएगा वहीं पे तो थप्पड़ खाएगा, है ना। फिर इवन हम अगर तुमसे पॉल्यूशन की समस्या की बात करें तो पॉल्यूशन होता ही सबसे ज्यादा नगरों में है। असंख्य गाड़ियां, असंख्य बहुमंजिला इमारतें, मतलब कहने का मतलब नगरों के पास असंख्य समस्याएं हैं। लेकिन आज उनसे अलग, क्योंकि हम अपना पेपर ग्रामीण समाजशास्त्र पढ़ रहे हैं, तो उसी में पढ़ने जा रहे हैं ग्रामीण समाज की प्रमुख समस्याएं। अगर मैं तुमसे ग्रामीण समाज की प्रमुख समस्याओं की बात करूं तो ग्रामीण समाज में निर्धनता, बेरोजगारी और एक प्रमुख समस्या जिसे हम कहते हैं ऋणग्रस्तता। कई बार हम अक्सर लेख पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर में देखते हैं किसानों ने आत्महत्या कर ली, उस महाराष्ट्र में कर ली, मध्य प्रदेश में कर ली। क्या हम उसके पीछे छुपे कारणों को जानने का प्रयास करते हैं कि क्यों कर ली आत्महत्या, है ना। पहले अब एक टाइम हमारा टाइम था जिसमें बहुत ज्यादा किसान आत्महत्या होती थी। तो किसान कहीं ना कहीं जो ये समस्या है ऋणग्रस्तता की समस्या, ऐसा कहा गया कृषि सहकारी समितियों के द्वारा, भारतीय किसान ऋणग्रस्त ही जन्म लेता है, ऋणग्रस्त ही अपना जीवन निर्वाह करता है और ऋणग्रस्त ही वो मर जाता है और अपनी आने वाली पीढ़ी को वो ऋणग्रस्तता ही दे जाता है। मतलब जो उसकी आगे आने वाली पीढ़ी है, उसके बच्चे होंगे, वो अपने माता पिता का ब्याज ही चुकाते रहते। और आज स्वतंत्रता प्राप्ति के समय जब सामुदायिक विकास कार्यक्रमों की बात की गई, उस समय ऋणग्रस्तता प्रमुख समस्या थी। धीरे धीरे ये समस्या घटने के बजाय और बढ़ती गई। ऋण, जिस तरीके से भारतीय किसान कर्ज में डूबे थे, वो उनका प्रतिशत और बढ़ता गया। एक अखिल भारतीय साख सर्वेक्षण की रिपोर्ट में कहा गया, ये मैंने किताब में से देखा था, और ये अभी का नहीं है तो पहले का,
उन्होंने बोला अखिल भारतीय साख सर्वेक्षण की रिपोर्ट के अनुसार भारत के 70% जो किसान होते हैं ना, वो साहूकारों से ब्याज पे पैसा लेते हैं। साहूकार तुम्हें पता होगा, गांव में बड़े बड़े जमींदार जब हुआ, जमींदारी प्रथा थी, ठीक है, बड़ी बड़ी कास्ट के लोग जो ब्याज पे पैसा देते थे, और ब्याज का अगर तुम रेट सुन लो, वार्षिक 35% से लेकर 150% वार्षिक दर से ब्याज पे पैसा दिया जाता था। यानी मूलधन इतना नहीं होता था जितना वो ब्याज दे देते थे। तो अखिल भारतीय साख सर्वेक्षण की रिपोर्ट के अनुसार भारत के 70% जो किसान थे वो साहूकारों से ऋण लेते थे। इनमें से 4.2% जो किसान हैं वो अपने रिश्तेदारों से ले लेते थे, 3% सहकारी समितियों से, 3% सरकार से और 10% अन्य जगहों से वो क्या करते थे, पैसा ब्याज पे लेते थे। देखिए, ऋणग्रस्तता की अगर हम बात करें, ऋणग्रस्तता भारतीय किसानों की एक ऐसी समस्या है जिसमें किसान क्या है, अपनी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाते और वो कहीं ना कहीं उस ब्याज तले, ऋणग्रस्त तले दब जाते हैं। तो उसमें क्या करते हैं, वो अपना घर, अपनी खेतिहर जमीन को गिरवी रख देते हैं। जब वो उसका ब्याज नहीं दे पाते तो वो साहूकार या अन्य जो वर्ग जहां से ब्याज देते हैं वो उनकी वो भूमि को भी हड़प लेते हैं और कहीं ना कहीं उन्हें निर्धनता का सामना करना पड़ता है। और हम जो कहते हैं ना, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, ये कारण है जब उनके पास कुछ बचता ही नहीं देने को, सिवाय किसके, अपनी जान के। जब उनका खेत भी चला गया, उनका घर भी चला गया, वो अपने बच्चों की देखरेख भी नहीं कर पा रहे और उसके बाद भी वो ब्याज पूरा नहीं कर पाए, तो एक किसान के पास आत्महत्या करने के बजाय और कोई चारा नहीं रहता। तो आज हम इसी टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं, ऋणग्रस्तता की समस्या। एक अध्ययन में बताया गया कि यूपी, उत्तर प्रदेश, देखिए सन 2000 में यूपी और उत्तराखंड अलग हुए थे। 9 नवंबर 2000 को यूपी से उत्तराखंड राज्य अलग हुआ था। हम उत्तराखंड राज्य में रहते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम इस 2000 से पहले की बात करें तो ऐसा माना गया यूपी के 55% जो किसान थे, 55% जो कृषक थे, उनके पास 2 एकड़ से भी कम भूमि थी। उनके पास 2 एकड़ से भी कम भूमि थी। 2 एकड़ बहुत कम होता है, ठीक है। इसी प्रकार अगर हम बात करें, 25.4% किसानों के पास 2 से 5 एकड़ जमीन थी, ठीक है। और इसी तरह 18.8% किसानों के पास 5 एकड़ से अधिक जमीन थी। अब तुम इसे जोड़ लो, 55 और 25 को, 80% के करीब किसान जो थे, एक तरह 2 एकड़ में उगता ही कितना सा है, कितना उगेगा, कितना वो परिवार का गुजारा चला पाएंगे, कितना अपने लिए अनाज रख पाएंगे, कितना उसको ब्याज में दे देंगे। तो ये जो समस्याएं थी, ये प्रमुख समस्याएं थी जिन्होंने भारत के किसानों को उभरने के बजाय और ऋणग्रस्तता की समस्या में दबा दिया। और ये कहीं ना कहीं भारतीय ग्रामीण समाज की एक प्रमुख समस्या के रूप में उभर कर सामने आई, ऋणग्रस्तता की समस्या। और आज इसे हम एक टॉपिक के रूप में इस क्लासरूम में पढ़ रहे हैं। अगर मैं तुमसे पूछूं, बताऊं तुमको, तो ग्रामीण ऋणग्रस्तता के वो कारण अक्सर एग्जाम में आता है, ग्रामीण ऋणग्रस्तता के प्रमुख कारण बताइए। तो प्रमुख कारणों में सबसे पहले भूमि पर जनसंख्या का अधिक दबाव। देखिए, तुम्हें पता है, हमारे यहाँ जो भूमि है, मैंने तुम्हें कल तुम्हें नहीं, एमए के बच्चों को पढ़ा रही थी मैं जनसंख्या, तब मैंने बताया था भारत का जो क्षेत्रफल है, एरिया, रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, इनके बाद आता है। ध्यान से समझना, भारत के पास जो क्षेत्रफल है, देखो भारत के पास क्षेत्रफल है रूस से कम, कनाडा से कम, चीन, अमेरिका, ब्राजील,
और ऑस्ट्रेलिया। रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, इनके बाद आता है भारत का क्षेत्रफल। यानी क्षेत्रफल के मामले में भारत से ज्यादा रिच कौन है? रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया। और यदि जनसंख्या के मामले में मैं रिच की बात करूं तो भारत सबसे रिच है। रिच इन द सेंस भारत की जनसंख्या सबसे अधिक है। तो ऐसे में क्या है, भूमि पर भारत में जनसंख्या का अधिक दबाव है। जो मैंने तुम्हें अभी अभी बताया, यूपी में 55% किसानों के पास 2 एकड़ से भी कम भूमि है। ठीक है, इसी प्रकार 25% किसानों के पास 2 से 5 एकड़, जो कि बहुत कम मानी जाती है। ऐसा माना जाता है इस पे उपज कितनी होगी। ऐसे में क्या होता है, किसान क्या करते हैं, किसान अपना गुजारा चलाने में सक्षम नहीं होते। तो भारत के किसानों की सबसे प्रमुख समस्या जो ऋणग्रस्तता की है, उनके पास जमीन ही बहुत कम है। मैंने जनसंख्या जब पढ़ा रही थी तो बताया था, रूस में सरकार कहती है, लोगों से अपील करती है कि तुम शादी करो, समय से बच्चे पैदा करो। लोग वहां शादी नहीं करते, बच्चे बहुत कम होते हैं, वहां जनसंख्या बढ़ने की बजाय घट रही है। कनाडा की सरकार कहती है, अगर भारत से या कहीं से कोई लोग आकर बसना चाहता है, आओ यहाँ की जमीन का इस्तेमाल करो, क्योंकि कनाडा का क्षेत्रफल बहुत ज्यादा है। आधा पंजाब कनाडा में बसा हुआ है। पंजाबी लोग बहुत मेहनती होते हैं, सरदार लोग, तो उनकी कम्युनिटी इतनी ज्यादा कनाडा में है, तुम देखोगे, क्योंकि वो बहुत मेहनती होते हैं। कनाडा का टेम्परेचर जो होता है वो हर एक आदमी झेल नहीं पाता। तो ऐसे में हमारे भारतीय लोग विदेशों में जाकर बस रहे हैं, वहां मेहनत कर रहे हैं। रीजन क्या है, भारत के पास ऋणग्रस्तता, छोटी छोटी भूमि के टुकड़े हैं, उसमें वो अपना और अपने परिवार का, देखो हर इंसान किस चीज की चाह करता है। तुम सब आज बैठे हो क्लासरूम में, हम इसलिए कहते हैं हम प्रॉस्पेरस, बहुत अच्छे से समृद्ध रहें, खुश रहें, हमें कभी किसी चीज की कमी ना हो, है ना। जैसे मैं यहाँ आज तुम्हें पढ़ा रही हूँ, ये तुम सब पढ़ने आ रहे हो, कहीं ना कहीं मन में एक अच्छी सी नौकरी मिल जाए, फिर वह अच्छे से हम अपना घर, अपनी कार, अपनी से लेविशली अपने जीवन को बिताएं। या जहां मैं खड़ी हूं तुम्हें, मैं कह लूंगा मुझे कुछ नहीं चाहिए, ऊपर वाले का दिया सब कुछ है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे अपना वेतन चाहिए, है ना, जिस कारण मैं पढ़ा रही हूं, तुम्हें सिखा रही हूं। तो ये मन में चाह, कहीं ना कहीं जो लोग जाकर विदेशों में बस गए, उनकी चाह भी यही रही थी, क्योंकि जो मैं कंडीशन बता रही हूं भारतीय किसानों की, उनकी रही खही जमीन भी साहूकारों ने सीधे साधे समझकर हड़प ली। अगर मैं नेक्स्ट ऋणग्रस्तता की समस्या की बात करूं तो कृषि की अनिश्चितता, कृषि में डेफिशिएंसी मतलब अनिश्चितता है। आज क्या होगा, कल क्या होगा, कुछ पता नहीं है। कैसे पता नहीं है, आज सूखा पड़ जाए, आज अगर मैं तुमसे, आज हम लोग यहाँ नई टिहरी के क्लासरूम में खड़े हैं, बैठे हैं, सॉरी, मैं खड़ी हूं, तुम बैठे हो। क्या तुम्हें पता है उत्तराखंड में एक अवधारणा है एब्सेंटी लैंड की, एब्सेंटी लैंड, ये अवधारणा पता है तुम्हें? हल्का सा मैं इसको पढ़ाऊंगी, कहीं ना कहीं ये इससे संबंधित है, और ये जीके का क्वेश्चन है, ये तुम्हें जीके में काम आएगा। एब्सेंट, ABSENT, जब तुम क्लास में अनुपस्थित रहते हो तो मैं तुम्हारी क्या लगा देती हूं, एब्सेंट। जैसे आज तुम सब क्लास में आए हो तो तुम्हारी क्या लग जाएगी, प्रेजेंट, ठीक है। एब्सेंट का मतलब उपस्थित, अनुपस्थित, प्रेजेंट का मतलब उपस्थित। एब्सेंटी लैंड, एब्सेंटी मतलब अनुपस्थिति, लैंड मतलब भूमि। देखिए सुनिए मेरी बात, उत्तराखंड का 88% भाग पर्वतीय है और 12% भाग है मैदानी। इस 88% भाग में अगर हम देखें आंकड़ों को, तो हम ये चौंकाने वाले फैक्ट्स हमारे सामने आएंगे कि 70% से भी ज्यादा जो भूमि है
उसमें सिंचाई की सुविधा नहीं है। का बरखा जब कृषि सुखानी खेत, मतलब का बरखा। देखो जब मैं सिविल के एग्जाम देती थी तो मैं क्वेश्चन पेपर में सेंड करूंगी, सेम यही क्वेश्चन इकोनॉमिक्स का जब मेंस का एग्जाम था ना, ये क्वेश्चन आया का बरखा कृषि सुखानी, इस पर अपने विचार व्यक्त करिए। कहने का मतलब समय बीत जाने के बाद सहायता बेकार है। का बरखा मतलब बरखा तब आई जब मेरे खेत ही सूख गए। इसको भगा दो, रुक जाओ मैं भगाती हूँ, तंग कर रही है मक्खी। का बरखा जब कृषि सुखानी खेत, मतलब बरखा भी तब आई जब हमारे खेत के बीज ही मर गए, सूख गए। तो समय बीत जाने के बाद सहायता बेकार है। का बरखा जब कृषि सुखानी खेत, है ना। तो अब मैं तुम्हें बताने जा रही हूं एब्सेंटी लैंड के बारे में। पलायन तुमने सुना होगा, पलायन, क्योंकि टिहरी जो ये शहर है, ये पुरानी टिहरी डूबने के बाद ही नियोजित तरीके से बसाया गया। उत्तराखंड में एक अवधारणा है एब्सेंटी लैंड की। उत्तराखंड के असंख्य लोग आज अपने घरों पे अपनी भूमि को छोड़कर, उनका अगर तुम गांव के गांव, पौड़ी पे मैंने रिसर्च किया था पलायन पे, वहां गांव के गांव खाली हो गए हैं। भूतिया गांव की संज्ञा समझ में आ रहा है, लोग उन्हें भूतिया गांव कह रहे हैं। रीजन, वहां के लोग अपनी भूमि, अपनी खेत, क्योंकि उनको कोई खरीदता भी नहीं है। एक तो जाने के लिए सड़कें नहीं है, सींचने के लिए पानी नहीं है, ऐसे में उनके खेत बंजर पड़े हैं और वो लोग ताला मार के शहरों की ओर पलायन कर गए। किसी से पूछे किसकी लैंड है, किसी को कुछ नहीं पता किसकी है। सदियां बीत गई, वो लोग अपने भूमि को, अपने घरों पे ताला मार के चले गए। तो ये जो एब्सेंटी लैंड की अवधारणा है, अनुपस्थित मालिक, लैंड ऑनर्स, वो अपनी मतलब उनके मालिकों का अता पता नहीं है। तो ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज एब्सेंटी लैंड इन उत्तराखंड पर्सपेक्टिव। उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में एब्सेंटी लैंड की धारणा क्या है कि वह भूमि जो बंजर पड़ी है, वह घर जो ताले मार के पड़े हैं, जिनके मालिकों का अता पता ही नहीं है कि वो कहाँ चले गए हैं, गांव को छोड़कर वो पलायन कर गए हैं। कहीं ना कहीं उन्होंने देखो मैंने कहा ना, 70% से अधिक जो खेत हैं उनमें सिंचाई की सुविधा उपलब्ध नहीं है। मैं उत्तराखंड की बात कर रही हूँ। मैदानी क्षेत्रों में तो नहरें हैं, नीचे का भूमिगत जल है, अंडरग्राउंड वाटर, जिससे सिंचाई हो जाती है, लेकिन पहाड़ों पे ऐसा नहीं है। जो खेत नीचे नदी नालों और उसके स्रोत के पास होते हैं वो तो उपज अच्छी हो जाती है, बाकी में क्या है, बाकी में जो किसान मेहनत करेगा, जो अपनी उस पे, किस पे, ऊपर वाले पे, बारिश सही टाइम कर दे। तो ये जो कृषि की अनिश्चितता है, ये कहीं ना कहीं ग्रामीण किसानों की क्या है, सबसे बड़ी समस्या, कि क्या करें खेत का जब सिंचाई नहीं है, क्या करें खेत का जब बारिश सही समय से नहीं हुई है। ये प्रमुख कारण माना जाता है। साथ ही साथ अनुत्पादक कार्यों के लिए ऋण। कई बार बहुत सारे नंबर ऑफ किसान, 70% जो किसान हैं, ऐसा माना जाता है वो अनुत्पादक कार्यों के लिए ऋण लेते हैं। लड़की की शादी, घर पे छप्पर डालने को, ठीक है, बीज के लिए, वो बीज तो उत्पादक हो गया, लड़की की शादी, बच्चे का इलाज, घर में कोई स्वास्थ्य समस्या, ठीक है, बच्चे को विदेश भेजना या पढ़ाना या शहर भेजना, अनुत्पादक कार्यों के लिए ऋण। बहुत सारे किसान क्या करते हैं, अपनी जमीन गिरवी रखाए, लड़की की शादी अच्छे से कर देंगे, उसके बाद धीरे धीरे हम चुका के अपने खेत को वापस ले लेंगे, लेकिन वो दिन कभी लौटकर वापस नहीं आता। अपने बच्चे को शहर पढ़ने भेज रहे हैं, खेत को गिरवी रख दिया, लेकिन वो दिन लौटकर नहीं आ पाता। 95% किसान अपनी भूमि को छुड़ा नहीं पाते। लास्ट उनके पास ऑप्शन बनता है आत्महत्या। तो अनुत्पादक कार्यों के लिए ऋण, बहुत सारे किसान, सबसे ज्यादा देखो सरकार भी ऋण कब देती है, जब कोई किसी को उपज उगानी हो या वो करना हो। ऐसे में क्या होता है, उन्हें लेना है ऋण दूसरी चीजों के लिए, तो उन्हें अपनी जमीन को गिरवी रखना पड़ता है।
तो ऐसे में ये भी उनकी रणग्रस्तता का प्रमुख कारक बनती है। हमारे जो रीति रिवाज एवं मुकदमेबाजी, बहुत सारे गांव में लड़ाई झगड़े और ऐसे ट्रेंड पाया जाता है, अक्सर सीधा मामला पुलिस में, सीधा मामला न्यायालय में। तो वो क्या करते हैं, अपने जो पैसे होते हैं जमा करके उसी लड़ाई झगड़े में खर्च कर देते हैं। ये जरूरी नहीं है सारे किसान सिर्फ इसी जनसंख्या के अधिक दबाव या किसी की, ऐसा नहीं है। अगर मैं तुमसे बात करूं, देखो नोएडा तुम्हें पता है ना, NOIDA, नोएडा, नोएडा पता है क्या है? शहर है, कहां पे? हाँ यूपी के अंदर, दिल्ली से सटा हुआ है ना, दिल्ली से सटा हुआ। बिल्कुल बताओ बेशक, अगर मैम पूछ रही है तो बेशक। क्यों बबीता, गंगा तुम बताओ, नोएडा शहर है ना, सुना है ना नोएडा के बारे में? नोएडा की फुल फॉर्म पता है? हाँ बता। नॉर्थ ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये इसलिए बसाया गया था कि यूपी की सरकार जो है औद्योगिक क्षेत्र का विकास कर रही थी। आज तुमसे नोएडा के किसानों की बात बताऊं मैं, वो बुलेरो, फॉर्च्यूनर, बड़ी बड़ी गाड़ियों से चलते हैं। उनके आलीशान बंगले देखोगे ना, तुम सोचोगे ये किसान है, क्योंकि उनकी जमीन, जैसे ही नोएडा एक्सटेंशन, नोएडा का डेवलपमेंट बढ़ा, तो वो किसानों की जमीन बहुत महंगे दामों में बिल्डर्स ने, इंडस्ट्रीज वालों ने खरीदनी शुरू कर दी। तो उसमें क्या हुआ, उन्हें बहुत पैसा मिला। तो ऐसे में हम ये नहीं कह सकते कि सारे किसान ही गरीब हैं। यूपी के तुम एरियाज में जाके देखो, गंगा नहर, बिजनौर, मेरठ, ये इस तरीके के बेल्ट में जाओगे, वह गंगा नहर है सिंचाई के लिए। वहां के किसानों के गन्ने जब सीजन में चीनी मिलों में जाते हैं ना, तो तुम सोच भी नहीं सकते उनकी आमदनी कितनी होती है, 50-50 लाख, 60-60 लाख। तो कहने का मतलब सारे किसान एक जैसे नहीं हैं, सबकी कंडीशन अलग अलग है। तो जो रीति रिवाज और मुकदमेबाजी, कई बार किसान क्या होते हैं, अपने रीति रिवाजों के चक्कर में, मुकदमों के चक्कर में पैसा लगा बैठते हैं। तो ऐसे में पैसा तो चाहिए होता है, तो इससे क्या होता है, उनके ऊपर ऋण चल जाता है। अपनी खेती की जमीन को साहूकारों को दे दिया ब्याज पे। नेक्स्ट है अज्ञानता और एक शिक्षा। अधजल घघरी छलकत जाए, मैं मुहावरे बहुत बोलती हूं। अधजल घघरी छलकत जाए, क्या मतलब? हाँ बोलो। अधूरा ज्ञान जो होता है ना, वो बेकार ही होता है एक तरह से, अल्प ज्ञान जिसे कहते हैं। अधजल गगरी, अगर हम मटके को पूरा भर देंगे, वो इतना छलकता नहीं है जितना आधा बलावा छल 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 करके छलकता जाएगा। अधूरा ज्ञान, अपूर्ण ज्ञान, अल्प ज्ञान जो होता है वो अच्छा नहीं माना जाता है। तो कई बार लोगों के अंदर अज्ञानता और अशिक्षा, कोई लोग अनभिज्ञ होते हैं, सीधे साधे भोले भाले लोग होते हैं, साहूकार उन्हें अपने चंगुल में फंसा लेते हैं। ठीक है, इसी तरीके से खेती की नॉलेज, जैसे आज मैं तुमसे बात करूं, आज किसानों ने बहुत सारे इंजीनियरिंग के स्टूडेंट छोड़ के, पौड़ी में मैंने देखा था एक व्यक्ति कीवी की खेती कर रहे हैं, कीवी की, ड्रैगन फ्रूट की। उनका टर्नओवर करोड़ों रुपए में है। मतलब वो अपने खेतों से देखो कहते हैं ना, अशिक्षा, अगर तुम शिक्षित हो और तुम्हारे अंदर ज्ञान है, बहुत से लोग एलोवेरा की खेती कर रहे हैं और सीधा बड़ी बड़ी कंपनियों से एलोवेरा का उन्होंने पैचअप कर रखा है, करोड़ों का टर्नओवर है। मशरूम की खेती, फ्रूट्स, ऐसे ऐसे फ्रूट्स और फल, फ्लोरिकल्चर, फूलों की खेती को बोला जाता है फ्लोरिकल्चर। फूलों में अथाह पैसा है, तुमने देखा होगा शादी विवाह उत्सव, फूल लोग कितने महंगे आते हैं। तो ऐसे में यदि आपके पास ज्ञान है और आप शिक्षित हैं, तो अपने छोटे खेत को भी बहुत अच्छा काम करके दिखा सकते हैं। इसलिए आज की तारीख में तुम्हारे अंदर ज्ञान भी होना बहुत जरूरी है ना। तो शिक्षा, अज्ञानता और अशिक्षा के कारण भी कहीं ना किसान ऋणग्रस्त हो जाते हैं, कहीं ना कहीं वो सीख लें। देखो
जब कोरोना फैला और डेंगू जब दिल्ली में फैलता है, कीवी फल, डॉक्टर कहते हैं कीवी खाओ। ऐसा माना जाता है 1 या 2 कीवी खाने से हमारी ब्लड सेल्स जो होती है एकदम बढ़ जाती है। तो इस फल की बहुत डिमांड होती है। 100 रुपए में 2 कीवी तक बिके हैं, 100 रुपए में 1 कीवी तक बिका है। तो कहने का मतलब जो इसकी खेती करना जान गया या जिसे नॉलेज हो गई, तो किसका बिजनेस, किसकी नौकरी, वो तो अपने कीवी की खेती में ही करोड़ों का टर्नओवर। तो मन में चाहा है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है इसमें कृषि की मानसूनी निर्भरता। का बरखा जब कृषि सुखानी खेत, वही वाला जो मैंने बताया, जो हमारी कृषि की मानसून आएगा तो खेत सींचे जाएंगे, वरना खेत ऐसे ही रह जाएंगे। हमारे पहाड़ों में जो धान की खेती होती है, जैसे ही मानसून आता है सब अपने उसकी वो कर देते हैं, साइड की बाउंड्री या पानी भरने के लिए ना खेतों में। देखा है ना तुमने, आड़ बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, बेड़। उस खेतों की बाउंड्री कर देने को क्या बोलते हैं, बाड़ लगा देना। तो कहीं ना कहीं कृषि जो है हमारी मानसून पर निर्भर है। अगर मानसून समय से आ गया और वर्षा ठीक हुई तो हमारे खेत लहलहा जाएंगे। अगर ये समय से नहीं आया, जैसे कई बार मैं देखती हूँ फसलें खड़ी रहती हैं, उनकी कटान का समय आ जाता है और ओले पड़ जाते हैं, अच्छी भली फसल नष्ट हो जाती है। ऐसे ही गैर कृषि रोजगार का अभाव, कृषि की ऋणग्रस्तता के साथ साथ है गैर कृषि रोजगार का अभाव। जरूरी नहीं है किसी ही सब कुछ हो सकता है। आज पशुपालन, मत्स्य पालन, मछली पालन, ठीक है, ग्रामीण उद्योग धंधे, जैसे क्राफ्ट की बात करते हैं, रिंगाल पता है ना, रिंगाल, जितने भी हमारे क्राफ्ट बनते हैं, ठीक है, अगर इन सब चीजों पे भी ध्यान दिया जाए। फॉरेन कंट्रीज में हैंडीक्राफ्ट की इतनी डिमांड है कि यदि इनको बहुत अच्छे से सुनियोजित तरीके से, हालांकि आज बहुत सारे एनजीओ इस क्षेत्र में काम कर भी रहे हैं। मैं तो कह रही हूँ ये थोड़ा टॉपिक पुराना है, कहीं ना कहीं लोग बहुत अवेयर हुए हैं। आज जब मैं ऋणग्रस्तता में सोचने लगी तुम्हें क्या पढ़ाऊंगी, मैंने देखा ऋणग्रस्तता, मैंने कहा है, मान लिया ऋणग्रस्तता है, पर उतनी नहीं है जितनी पहले थी। जितने साहूकार पहले बेवकूफ बना लेते थे लोगों को, अब लोग बेवकूफ नहीं बनते हैं। आज कहीं नहीं कहीं लोग, मैं अचंभित हो जाती हूँ जब गांव में जाकर जो पहाड़ी महिलाएं हैं, नून, पहाड़ी नमक, दिल्ली मुंबई तक चला गया है पहाड़ी नमक, हम जो उसके साथ खाते हैं ना, माल्टा के साथ, और उसकी वो बना के खाते हैं। तो ये सब कहने का मतलब आपके अंदर हुनर होना चाहिए, तो आप क्यों ऋणग्रस्त होंगे। आप तो अपना खुद का रोजगार चला सकते हैं, और महिलाएं चला भी रही हैं। उत्तराखंड की मशरूम गर्ल के नाम से फेमस, जो उन्होंने मशरूम की खेती से अपने आप को फेमस कर दिया, जो मैं फलों की बात कर रही हूँ, और अन्य बहुत सारे गैर सरकारी एनजीओज बहुत अच्छे अच्छे क्राफ्ट बनवा के, आज दिल्ली के हाट प्रगति मैदान में जब से वो लगी थी ना प्रदर्शनी, तो उत्तराखंड के प्रोडक्ट फेमस थे उसमें। तो कहने का मतलब हम अपनी पहचान से, हमारा जो अनाज है, जैसे हम वो कहते हैं ना पोदा, झंगोरा, ठीक है, साथ ही साथ वो कंडाली का साग, और एक वो काली वाली रोटी, मैं भूल गई नाम है, पोदा, झंगोरा, एक वो रोटी नहीं खाते क्या हम, काली रोटी बनती है पिसवा के उसकी, मटर की सब्जी के साथ, देखो भूल गई, नाम स्लिप हो गया। आजकल थोड़ा हल्का सा डिस्टर्ब हूं मैं, इस कारण थोड़ा थोड़ा मंडुआ, राइट, मंडुए की रोटी। क्या तुम जानते हो जापान ने भारत से मंडुए का पैचअप किया था उत्तराखंड से। वो बेबी मंडुए में इतना ज्यादा कैल्शियम होता है कि जापान के लोग कहते हैं हम इससे बेबी फूड बनाएंगे। बेबी फूड मतलब जो बच्चों को सेरेलैक वगैरह नहीं देते घोल के, हमारे लोग, उत्तराखंड के लोग मंडुए की पहचान नहीं रख पा रहे हैं, और विदेशी लोग कहते हैं हम मंडुआ से बेबी फूड बनाएंगे। यानी कितना ज्यादा उसके अंदर कैल्शियम प्रोटीन होता होगा। तो ये सब चीजें हैं, यदि हम समझ लें
ऐसे रोजगारों को समझे और सरकार प्राथमिकता दे तो लोग कहीं ना कहीं पहचान बना लें अपने। अब आता है ऋणग्रस्तता के दुष्परिणाम क्या होते हैं, हम सभी जानते भी हैं, कहीं ना कहीं फिर इसको पढ़ेंगे। ऋणग्रस्तता के दुष्परिणाम, निम्न जीवन स्तर। जब किसान ऋणग्रस्त हो जाता है, जब उसके ऊपर बहुत कर्जा, जिसे कर्ज कहते हैं, कर्जा चल पाता है, कहते हैं ना वो भारतीय किसान ऋणग्रस्त ही जन्म लेता है, ऋणग्रस्त ही अपना जीवन व्यतीत करता है और ऋणग्रस्त ही वो मर जाता है और आगे अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए क्या छोड़कर जाता है, ऋणग्रस्तता, कर्जा। उसकी आगे बच्चे भी अपने माता पिता का ब्याज ही चुकाती रहती है। तो ऋणग्रस्तता में प्रमुख जो इसका वो है दुष्परिणाम, निम्न जीवन स्तर। किसान अपने परिवार को ना तो भरण पोषण कर पाता, ना उनको अच्छा जीवन दे पाता। लेकिन मैं अभी अभी बताया ना, नोएडा यूपी के किसान और उनके बच्चे विदेशों में हैं। नोएडा के किसान, उनके बच्चे दिल्ली वैली में नहीं पढ़ते, वो सीधा कनाडा में जाके, यूरोप में जाके पढ़ाई कर रहे हैं। समय समय की बात है ना। नेक्स्ट है इसमें आय का अधिकांश भाग ब्याज में। किसान जो होते हैं, जो जितनी उपज उनकी मान लिया बिकी और उससे पैसा मिला, तो पैसे का सबसे बड़ा जो हिस्सा होता है वो ब्याज उतारने में लगा देते हैं। ऐसे में क्या होता है, जिससे वो गुजारा नहीं चला पाते। साथ ही साथ निर्धनता की समस्या, जब पैसे नहीं होंगे तो क्या होगा, पॉवर्टी, गरीबी, निर्धन हो जाएंगे, ना परिवार का गुजारा चला पाएंगे, ना बच्चों को अच्छी शिक्षा दे पाएंगे। अच्छी शिक्षा तो थोड़ा, शिक्षा भी नहीं दे पाएंगे, उनके खाने पीने की व्यवस्था नहीं कर पाएंगे, तो निर्धनता की समस्या का सामना करना पड़ता है। साथ ही साथ तनाव, निम्न जीवन स्तर, जिसके कारण कई किसाने आत्महत्या, सुसाइड, जब उन्हें तनाव होता है और निम्न स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं रहता, परिवार को देख नहीं पाते, तो उनके पास अंतिम अवसर बचता है अपने शरीर का दान, आत्महत्या। फिर मूलभूत सुविधाओं से वंचित, रोटी, कपड़ा और मकान। ये व्यक्ति की 3 मूलभूत आवश्यकताएं मानी जाती है, रोटी, तन ढकने को कपड़ा, सर ढकने को मकान। अगर ये वो भी पूरा नहीं कर पाते तो क्या होते हैं, वो तनाव में चले जाते हैं और कहीं ना कहीं जो मैंने आत्महत्या बनाया ना, आत्महत्या इसका प्रमुख कारण बन जाता है। तो ये है ऋणग्रस्तता के दुष्परिणाम। ठीक है, इसका क्वेश्चन कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका एग्जाम के लिए। क्वेश्चन लिखिए आप लोग।